एसोसिएट प्रोफेसर आर्डिगस कॉलेज भरतपुर। आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक का विकास मुख्य रूप से 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से हुआ है। वैसे केंद्रीय बैंक की शुरुआत 1656 में स्वीडन के रिस्क बैंक की स्थापना से हुई। सन 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना को एक आदर्श केंद्रीय बैंक की शुरुआत भी माना जाता है, जो 1844 में एक आधुनिक केंद्रीय बैंक के रूप में सामने आया। इंग्लैंड की तरह ही विश्व के अन्य देशों में हॉलैंड में 1814 में, ऑस्ट्रिया में 1817 में, फ्रांस में 1800 में, जर्मनी में 1875 में तथा भारत में 1935 में केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ ही गिने चुने देश थे जहां पर केंद्रीय बैंक थे, लेकिन पिछले 100 वर्षों में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर आज केंद्रीय बैंक स्थापित ना हो। विश्व में 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के बाद व्यापार चक्रों से मुक्ति के लिए एक सुव्यवस्थित मौद्रिक व्यवस्था और सुसंगठित बैंकिंग प्रणाली को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बैंक की स्थापना एक अनिवार्य रूप से की जाने लगी। 1927 में हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव पर 1935 में भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का देश के केंद्रीय बैंक के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। अर्थात भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से 1935 में स्थापित हुआ, यानी केंद्रीय बैंक भारत में 1935 में स्थापित हुआ। अब केंद्रीय बैंक का अर्थ क्या है, केंद्रीय बैंक क्या है, केंद्रीय बैंक की परिभाषा क्या है? तो प्रोफेसर डी काक कहते हैं कि केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो मौद्रिक और बैंकिंग रचना के शीर्ष पर बनाया जाता है। प्रोफेसर रायमंड के शब्दों में केंद्रीय बैंक वह संस्था है जिसे सामान्य जनता के कल्याण के हित में मुद्रा की मात्रा के विस्तार और संकुचन की व्यवस्था का दायित्व सौंपा जाता है। केंद्रीय बैंक सभी बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करता है और केंद्रीय बैंक जो आदेश देता है वही सारे व्यापारिक बैंकों को मान्य पड़ते हैं, यानी जो व्यापारिक बैंकों का जो बैंक है वो केंद्रीय बैंक है। तो केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या है कि वो एक तो मुद्रा का निर्गमन करता है और सारे बैंकों को जो चलाता है वो भी केंद्रीय बैंक ही चलाता है। यानी केंद्रीय बैंक वह संस्था है जो देश की आर्थिक प्रगति को वांछित गति और दिशा प्रदान करने हेतु देश की मौद्रिक, बैंकिंग और साख व्यवस्था का नियंत्रण एवं नियमन करती है। यानी विभिन्न देशों में केंद्रीय बैंक की लोकप्रियता पिछली जो शताब्दी है उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, केंद्रीय बैंक की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके एक मुख्य कारण है जैसे नोट निर्गमन का कार्य सुचारू रूप से करना। यानी जो मेन काम है केंद्रीय बैंक का वो नोट निर्गमन का कार्य है। मुद्रा व्यवस्था के संचालन के साथ साथ स्वर्ण मान का परित्याग कर पत्र मुद्रा मान अपनाया गया। पहले हमारे देश में स्वर्ण मुद्रा मान था, उसके साथ साथ फिर पत्र मुद्रा चला, उसके बाद केवल पत्र मुद्रा आ गया। तो पत्र मुद्रा का संचालन बहुत मुश्किल है क्योंकि पत्र मुद्रा को बहुत आसानी से हम छाप सकते हैं, तो उसको पूरी रूप से संचालन करना, उसको नियंत्रित करना, ये केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है। तो केंद्रीय बैंक की स्थापना करना अत्यंत आवश्यक हो गया। साख नियंत्रण, यानी दो तरह की हमारी मुद्रा होती है, पत्र मुद्रा और साख मुद्रा। तो पत्र मुद्रा का जो नियंत्रण है वो भी केंद्रीय बैंक करता है और साख मुद्रा को विवेक रूप से निर्गमित करना, साख मुद्रा का सतर्कता से प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करती है साख मुद्रा। और साख के दुरुपयोग से समुचित व्यवस्था क्या है, पर गठन उसका गर्त में चली जाए। अगर साख मुद्रा को नियंत्रित नहीं किया गया तो भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो अनियमित हो जाएगी। यानी कि उसको भी हमें नियमित रूप करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए साख मुद्रा का भी निर्गमन पूर्ण रूप से
सही तरीके से होना चाहिए, तो वो भी केंद्रीय बैंक का ही कार्य है और इस वजह से केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई। बैंकिंग व्यवस्था का विकास एवं नियंत्रण। केंद्रीय बैंक दूसरे बैंकों के लिए एक सच्चे मित्र यानी फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय बैंक सभी व्यापारिक बैंकों का गाइड, मार्गदर्शक भी है, फ्रेंड भी है। तो बैंकों को आर्थिक संकट, जब कभी व्यापारिक बैंकों को कोई आर्थिक संकट होता है तो वो केंद्रीय बैंक ही उसका मार्गदर्शन करता है। तो जब बैंक आधुनिक अर्थतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तो उन पर प्रभावी नियंत्रण भी आवश्यक है और प्रभावी नियंत्रण जो है वो केंद्रीय बैंक ही करता है। तीसरा है सरकार की मौद्रिक नीति की सफलता। यानी सरकार की मौद्रिक नीति दो तरह की, हमारी अर्थव्यवस्था में दो तरह, हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो दो प्रकार की नीतियाँ चलती है, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। तो मौद्रिक नीति का संचालन भी केंद्रीय बैंक के द्वारा ही होता है। सरकार की मौद्रिक नीति के सफल संचालन के लिए केंद्रीय बैंक की आवश्यकता होती है, जो अर्थतंत्र को वांछित गति से आगे बढ़ाने, उत्पादन, व्यापार, रोजगार में होने वाले उच्चावचन को रोकती है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त समस्याओं का समाधान। विदेशी व्यापार में निरंतर बढ़ने से अब हमारा जो देश है वो ग्लोबलाइजेशन, हमारा जो पूरा विश्व है वो एक मार्केट है। तो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन में भी बहुत सारी समस्याएं, प्रतिस्पर्धा आती हैं। तो उनको भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रतिस्पर्धा के अनेक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय समस्याओं में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उन समस्याओं का निदान भी कौन करता है? केंद्रीय बैंक ही करता है। तो ये आपकी केंद्रीय बैंक की आवश्यकता हुई कि केंद्रीय बैंक की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब हम आगे देखें कि केंद्रीय बैंक के कार्य।